उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत ये एक तीसरा प्रश्न आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र की सहायता से इनके परस्पर संबंधों को समझाइए, अथवा तालिका एवं चित्र की सहायता से कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए, अथवा सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को समझाइए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है तीन तरीकों से, लेकिन एक ही बात है। इसका अर्थ क्लियर करने के लिए कि इनका पारस्परिक संबंध क्या है दोनों का, हमें पहले दोनों के बारे में अलग अलग जानना होगा। तो देखिए, इसमें एक कुल उपयोगिता है जिसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, और एक सीमांत उपयोगिता है जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। दोनों के अर्थ हम अलग अलग रूपों में समझेंगे और उसके बाद हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि आपस में इनका पारस्परिक संबंध क्या है। तो सबसे पहली है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पद है। सरल शब्दों में वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु का कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो जो अंतिम इकाई का हम यूज करते हैं उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या है, उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है, उस अंतिम इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार वह बिंदु जहाँ पर हम किसी वस्तु की अंतिम इकाई क्रय करते हैं, क्रय का मतलब खरीदना, सीमांत इकाई कहलाती है, और इस स्थिति में जो इकाई क्रय की जाती है वह सीमांत उपयोगिता रखती है। ये दोनों डेफिनेशन हम इसमें देंगे, इसका अर्थ देंगे और ये दोनों डेफिनेशन देंगे। एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसको एक सूत्र के रूप में भी रखा जा सकता है। सूत्र के रूप में जब हम इसको रखेंगे तो ये होता है MUN = TUN - TU स्मॉल ब्रैकेट n-1 स्मॉल ब्रैकेट में इसको दे देंगे। उसके बाद MU हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में ये तीनों क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें MU की n ये 9वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता है, और TUN ये n इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता है। TU स्मॉल ब्रैकेट में n-1 ये क्या है, कहाँ से मिलता है? n-1 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। इस प्रकार से इस फॉर्मूले के आधार पर हम इनको रखते हैं और इसको और भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रय की गई अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक उदाहरण के आधार पर हम इसको रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीदते हैं और 5 इकाइयों से हमें उसका तुष्टि गुण, उसकी उपयोगिता 100 प्राप्त होती है। और बाय द वे हम एक और छठी इकाई खरीद लें, 5 के बजाय 6 खरीदें, तो जब हम छठी इकाई भी उसकी खरीद लेते हैं तो हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता 108 हो जाती है। यानी जो डिफरेंस आया, पहले 100 था और 108 - 100 = 8। ये जो 8 उपयोगिता अतिरिक्त हमें प्राप्त हुई है ये उस छठी इकाई के खरीदने से हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता 8 है, यही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसके 3 रूप होते हैं सीमांत उपयोगिता के। पहला धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता वो होती है जब तक कोई भी जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, और जब वो किसी वस्तु का उपयोग करता है तो उसे जब तक धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, उसका लाभ उसे प्राप्त होता जाता है, वहाँ तक ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद सेकंड शून्य सीमांत उपयोगिता। शून्य सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत एक जब कंज्यूमर उपभोग करेगा तो एक बिंदु ऐसा आ जाएगा कि ना तो उसे कोई लाभ होगा उसके सेवन से उस वस्तु के, और ना ही कोई हानि होगी। अर्थात उसकी उपयोगिता उस समय उसके लिए शून्य होगी, वो उसका यूज करे ना करे।
तो इसे शून्य सीमांत उपयोगिता कहेंगे। लेकिन तीसरी जो होती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। बाय द वे वो कंज्यूमर, वो उपभोक्ता उस शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद भी उस वस्तु की इकाइयों का सेवन करता है तो उसे बजाय लाभ के उससे हानि होनी शुरू हो जाएगी, और जितनी भी उसे हानि होगी और उपयोगिता असंतुष्टि के रूप में प्राप्त होगी वो उसमें से माइनस होता चला जाएगा। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता इसे कहते हैं। इसको हम एक तालिका के द्वारा भी दे सकते हैं। ये तीनों का इनका कंपैरिजन दिखा सकते हैं। उपभोग की गई वस्तु की इकाइयाँ एक तरफ ले लें और बीच के खाने में सीमांत उपयोगिता, फिर कुल उपयोगिता। तो देखो पहली इकाई का सेवन करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता 25 प्राप्त होती है, कुल उपयोगिता भी 25 है। जब नेक्स्ट आगे वो अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाता है तो हम उसको पुट करते जाते हैं और कुल उपयोगिता में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह, संचयी बारंबारता की तरह उनको ऐड करते जाते हैं। हम पाते हैं कि 5वीं इकाई का सेवन करने पर अधिकतम उपयोगिता उस उपभोक्ता को 73 प्राप्त होती है, लेकिन जब वो 6ठी इकाई का सेवन करता है तो उसे शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी तब भी उसकी कुल उपयोगिता 73 ही रहती है। लेकिन जब 7वीं इकाई का प्रयोग करता है तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी -5 होती है। तो 73 में से कुल उपयोगिता -5 घटाकर रह जाएगी 68। इसको हम नीचे ये एक डायग्राम दिया गया है, इसके माध्यम से भी दिखा सकते हैं। एक तरफ सीमांत उपयोगिता है, एक तरफ वस्तु की इकाइयों का सेवन है, और सीमांत उपयोगिता ये सीमांत उपयोगिता रेखा है जो 25 से लेकर और नीचे 6 तक पहुंची है, वस्तु की इकाइयों तक, 6ठी इकाई तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धनात्मक कहाँ तक है, जब तक उसने 5वीं इकाई का प्रयोग किया तो वहाँ पर शून्य, और जब 6ठी इकाई का प्रयोग किया तो यहाँ उसका एक तृप्ति बिंदु है, यहाँ पर भी वो शून्य ही रहा, न उसे लाभ हुआ न हानि हुई। लेकिन जैसे ही उसने 7वीं इकाई का प्रयोग किया तो उसे हानि हुई, और ये ऋणात्मक उपयोगिता यहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद कुल उपयोग आती है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। उपभोक्ता को सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी जितनी भी इकाइयों का उपभोग उसने किया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू द वेरी एंड, उन सब का जो भी तुष्टिगुण होता है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। इस प्रकार कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। तो देखो इसको भी हम एक फॉर्मूले के अनुसार रख सकते हैं। TU टोटल यूटिलिटी हो गई, और इज इक्वल टू सिग्मा MU। MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। इसका उदाहरण ये देखें, इसमें भी ये 7 इकाई हैं। प्राप्त उपयोगिता देखिए 8, 6, 4, 2, 1, 0 और 7वीं से -1 है। इसी तरह से हम संचयी बारंबारता की तरह इनको जोड़ते चले जाएंगे। पहली से 8, फिर 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, फिर 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कुल जो उपयोगिता बढ़ रही है और ये बढ़ते हुए 21 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब 6ठी इकाई का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर उससे जो प्राप्त उपयोगिता है शून्य है, तो टोटल 21 ही उसकी कुल उपयोगिता रह जाती है। अर्थात ये शून्य है, शून्य कुल उपयोगिता हो जाती है। और उसके बाद जब 7वीं इकाई का प्रयोग होता है तो -1 हो जाता है, अर्थात 21 पहले था उसमें से -1 होकर 20 हो गया। इसका मतलब कुल उपयोगिता यहाँ पर घट रही है। तो ये इसका तीसरा रूप हो गया। इन तीनों को इस तालिका के आधार पर हम इस रूप में भी रख सकते हैं, अर्थात प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में बढ़ती हुई, द्वितीय अवस्था में बिंदु को पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, और तृतीय अवस्था में कुल उपयोगिता घटती अवस्था में देखी जाती है। अब हम इन दोनों का पारस्परिक संबंध देखेंगे। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच में क्या पारस्परिक संबंध है। तो देखिए इनके
पॉइंट्स के आधार पर हम इसको देंगे। नंबर 1 होता है पूर्ण संतुष्टि के बिंदु से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जहाँ तक कुल उपयोगिता का प्रश्न है, पूर्ण संतुष्टि से पूर्व कुल उपयोगिता में निरंतर वृद्धि होती है, परंतु कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। दूसरा, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर एक और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जबकि दूसरी ओर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, अर्थात 21 हो जाती है, जैसा कि उसमें एग्जाम्पल में हमने देखा है। तीसरा, यदि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी उपभोग की क्रिया जारी रहे तो सीमांत एवं कुल उपयोगिता दोनों ही ऋणात्मक हो जाती हैं। सीमांत एवं कुल उपयोगिता के इस संबंध को रेखा चित्र जो ये नीचे दिया गया है 12 नंबर का रेखा चित्र है, इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। रेखा चित्र 12 से स्पष्ट है कि उपभोग की 5वीं इकाई तथा सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। 6ठी इकाई पर हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता फिर शून्य और कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, ये दोनों में अंतर है यहाँ पर। तदुपरांत सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता में तीव्रता से कमी होने लगती है, अर्थात इनका ये पारस्परिक संबंध है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का पारस्परिक संबंध।